हेलो एवरीवन। आज मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और ये जो चैनल है इसमें मैं अपने लिखी हुई कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ पोएम्स, जो भी मैं कभी भी लिखता हूँ, मैंने सोचा उसे अपने तक क्यों रखना। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी इन चीज़ों के पीछे पढ़ के इसे पब्लिश कर सकता हूँ। तो अगर कोई सुने मेरी कहानियाँ, मेरे पोएम्स, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और शायद ये सबको पसंद आए। कुछ नहीं तो मेरे लिए ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये ऐसा कुछ लिखा था। ये सोच के मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है और आज इसका पहला ही मैं अपनी स्टोरीज में कहने जा रहा हूँ। ये स्टोरी, मैंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी, उसमें मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि क्यों करीब है वो मैं आपको स्टोरी के बाद बताऊंगा। ओके, स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे डे टू डे लाइफ में कुछ हम देखते हैं, मैं उसे ही बस अपने वर्ड्स में लिखता हूँ। तो आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसे सुन के जाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानी है और याद रह जाने वाली कहानी है। तो कहानी का शीर्षक है मेरी माला। सुबह अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी जब रमन लाल चतुर्वेदी की आंखें खुली। शिलोंग की पहाड़ियों पर धुंध ऐसे फैली हुई थी जैसे रात ने अपना सफेद रुमाल बांध दिया और सुबह उसे उठाने की जल्दी ना हो। कमरे के भीतर अलार्म बजने से पहले ही उनकी आंखें खुल गई थी, क्योंकि अब नींद भी एक तरह की अनुशासन बन गई थी। 58 वर्ष की उम्र में उनकी नींद भी समय की पाबंदी में ढल गई थी। वह बिस्तर पर बैठे रहे जैसे जागना भी अब एक जिम्मेदारी हो। पहले एक तावदार अफसर, छोटे कद के काली मूछों वाले, जिन पर उन्हें कभी गर्व था, आज समय ने उन्हें सफेद बना दिया। उनकी आंखों में अब ऐसी थकान थी जिसे कोई पद, कोई शक्ति मिटा नहीं सकती थी। वो ब्राह्मण थे। संस्कारों और कुल मर्यादाओं से उनका विश्वास बचपन से पक्का था और उन्हें लगता था कि व्यवस्था ही जीवन को संतुलन देती है। लेकिन आज जब वो अकेले अपने कमरे में बैठे थे, तो उन्हें लगा कि व्यवस्था सबसे पहले घर में टूटती है और फिर आदमी के भीतर। उन्होंने नहाया, भाप उनके पीछे पीछे चली और आईने में खुद को देखा और कहा, क्या सच में मैं वही हूँ? उन्होंने तौलिया कुर्सी पर रखा, शर्ट पहनी, मोबाइल जेब में रखा, फिर कुछ सोचा और फिर मोबाइल को बिस्तर पर ही छोड़ दिया। आज किसी से बात करने की उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। कोई भी उनका इंतजार नहीं कर रहा था। दरवाजा बंद करते समय उन्होंने कुंडी को 2 बार खटखटाया। भरोसा अब एक बार से नहीं होता था। बाहर फर्श पर रखी एक चिट्ठी पर नाम लिखा था, रमनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया। यही उनका असली नाम था। लेकिन शिलोंग में लोग उन्हें बस चतुर्वेदी जी कहते थे। लकड़ी से छोटी छोटी चीजें बनाने वाले एक शांत आदमी। यह काम वे रोजगार के लिए नहीं करते थे। पेंशन पर्याप्त था। यह समय को आकार देने के लिए करते थे। और शायद भीतर में कोई खाली जगह थी जिसे वो भरना चाहते थे। चाय के बगानों से सूखी जड़ों से लकड़ियां वो एक बूढ़ी औरत से खरीदते थे, जो बीड़ी पीते हुए खांसती रहती और लकड़ी को ऐसे साफ करती जैसे बीते दिनों की धूल झाड़ रही हो। उसकी खांसी, बीड़ी का धुआं और लकड़ी की खुरचन तीनों मिलकर एक छोटा सा मौसम बना देती थी। उसी मौसम में रमन लाल लकड़ी को तराशते, एश ट्रे, छोटे डिब्बे और घड़ी रखने के केस बनाते थे, जैसे समय को बैठाने की जगह दे रहे हो। लेकिन सच यह था कि वो लकड़ी नहीं तराशते थे, वो स्मृतियों को आकार देते थे। हर चिकनी सतह पर उन्हें अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता था। हाँ, उनकी एक बेटी थी, एक छोटी सी चंचल हंसती हुई दुनिया। और एक पत्नी थी, संयम, सौम्य, घर को घर बनाने वाली। लेकिन अब कोई नहीं था। सुबह शाम रात किसी न किसी समय वो अपनी बेटी की तस्वीर निकालते, उसे देखते, उंगलियों से तस्वीर के किनारे छूते, जैसे स्पर्श से उन्हें वो समय लौट आएगा। पापा कल स्कूल जाना है, टिफिन ले आना।
वो आवाज अब भी उनके कानों में गूंजती है। कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर वो उस दिन थोड़े कम सख्त होते, अगर उन्होंने जाति, समाज, प्रतिष्ठा के ऊपर उठकर उनकी बेटी की इच्छा को पहले सुन लिया होता, तो शायद आज कहानी अलग होती। ये अपराध बोध था। यह सिर्फ एक पिता का टूटना। वो खुद से तय नहीं कर पाते। उनका मन अक्सर दो हिस्सों में बट जाता। एक हिस्सा कहता, मैंने वही किया जो सही था, जो परंपरा ने सिखाया। और दूसरा हिस्सा धीरे से पूछता, पर क्या सही होने से घर बच जाता है? शिलोंग की धुंध उन्हें इसलिए पसंद थी क्योंकि शिलोंग की धुंध उन्हें इसलिए पसंद थी क्योंकि धुंध में चेहरे साफ नहीं दिखते। और जब चेहरे साफ नहीं दिखते तो यादें भी साफ नहीं होती है, वो भी थोड़ी धुंधली हो जाती है। लेकिन शाम को जब वो लकड़ी की आखिरी परत पर रगड़ लगाते थे और चमक उभरती थी, तो उसी समय में उन्हें अपनी बेटी की मुस्कान दिखती। उसी चमक में अपनी पत्नी की आंखों की कोमलता दिखती। 58 साल का आदमी, छोटे कद का, सफेद मूछों वाला, एक समय का दाऊदर अफसर, आज लकड़ी के छोटे डिब्बों में अपने टूटे हुए समय को संभाल कर रखा। लोग कहते हैं कि वो खाली समय बिताने के लिए काम करता है। उन्हें क्या पता कि वो हर दिन अपनी यादों को गिरने से बचाने के लिए काम करता है। और जब रात गहराती है, पहाड़ियों पर फिर से धुंध उतरती है, तो वो खिड़की के पास खड़े होकर धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है, बस जीना सीख रहा हूँ। धुंध के उस पार कोई जवाब नहीं आता, लेकिन वो जानते हैं एक पिता का प्रेम कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। आज उस बात को पूरे 3 साल हो, जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी साल में थे। एक हंसता खेलता परिवार था, पत्नी और एक बेटी स्निग्धा। बनारस की गलियों से निकलकर वे शिलोंग आए थे। सभी ने सोचा था कि यहाँ की आबो हवा अच्छी है, पहाड़ है, शांति है। लेकिन शिलोंग सिर्फ मौसम के लिए नहीं चुना गया था। असल वजह कुछ और थी। रमनलाल चतुर्वेदी अपनी बेटी के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाए थे। वे ब्राह्मण थे। संस्कार, कुल मर्यादाओं, ये सब उनके लिए पत्थर की लकीर थी। स्निग्धा ने जब अपने प्रेम के बारे में बताया, तो पहले समझाया गया, फिर रोका गया और फिर डांटा गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा था, ये सब हमारे घर में नहीं होगा। स्निग्धा की आवाज कांपी थी, पापा वो बुरा नहीं है। लेकिन रमनलाल ने कुल और मर्यादा की सुनी। और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया, दूर, बहुत दूर, शिलोंग। उन्होंने सोचा कि दूरी प्रेम को थका देगी। लेकिन प्रेम सड़क नहीं था, वे तो पगडंडी था जो दिल तक जाता था। एक रात दरवाजा खुला हुआ था। स्निग्धा का कमरा खाली था, अलमारी खुली हुई थी, कुछ कपड़े गायब थे और मेज पर एक कागज रखा था। पापा, मैं अपने निर्णय के साथ जा रही हूँ, मैं गलत नहीं। उस रात रमनलाल पहली बार सच में बूढ़े लगे। पत्नी फूट फूट कर रोई, रमनलाल चुप रहे। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ पत्थर था। लेकिन पत्थर भीतर दरक चुका था। समाज का डर, जाति का अभिमान, पिता का कठोर निर्णय, सब उनके सामने खड़े थे। क्या मैंने ठीक किया? यह सवाल पहली बार उठा। 3 साल हो गए, पत्नी भी नहीं रही। दिल ने पत्नी का साथ छोड़ दिया था और रमनलाल अब लकड़ियां तराशते थे। रमनलाल चतुर्वेदी लकड़ियों का काम सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं करते थे, बल्कि जो भी पैसा उन्हें इस काम से मिलता, वो गरीब बच्चे की पढ़ाई पर लगाते थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं तो कहीं ना कहीं से वो अपनी बेटी को कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे भी हैं, तो उन्हें अपना बेटी का बचपन उनमें दिखता था। इसलिए वो छोटी छोटी लकड़ियों से बनाई हुई चीजों को बेचते थे और उससे जो पैसा आता था वो अनाथ बच्चे, गरीब बच्चों की मदद में लगाते थे। और नोबल में या इस सिलसिले में उन्हें कई बार प्रदर्शनी में अपनी बनाई हुई चीजों को, आकृतियों को दिखाना पड़ता था, एग्जीबिशंस। और इसी कारण से अक्सर दूर दूर की यात्रा करते थे। पिछले साल भी वो कई जगह गए थे और इस बार उनका इरादा दक्षिण भारत जाने का था, क्योंकि वो कभी दक्षिण भारत गए नहीं थे। खासकर वो केरल जाना चाहते थे, क्योंकि वहां की नारियल बेहद स्वादिष्ट होती है।
जिसे वो पीना चाहते थे, और उन्हें लगा कि जीवन के इस खालीपन से निकलने के लिए यह एक अच्छा मौका होगा। जब वो केरल पहुंचे तो उनके पास एक बैग था जिसमें उनके 2 जोड़ी कपड़े थे और एक छोटा सा बैग था जिसमें उनकी बनाई हुई सारी आकृतियां थी। रमन लाल को वहां एक स्टॉल दिया गया जिसका दिन का भाड़ा सिर्फ 100 रुपए था। उनके बगल के स्टॉल पर 35 नंबर स्टॉल था। एक महिला थी जो करीब 35 या 40 की उम्र की रही होगी। आते ही उन्होंने रमन लाल को नमस्ते कहा और उनसे बातें की, और धीरे धीरे बातचीत में पता चला कि उड़ीसा के बालेश्वर जिले की रहने वाली है। अगले दिन उन्होंने बताया कि उनके पिता और पति दोनों युद्ध में शहीद हो गए थे और अब वो अकेली थी। जो भी पैसे वो कमाती थी वो सब गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाती थी। माला, हाँ, यही उनका नाम था। अब प्रदर्शनी को 3 दिन हो चुके थे और रमन लाल ने भी उन्हें अपने जीवन की पूरी कहानी बताई। इन सब घटनाओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि वो खुद भी माला के समान ही है, और इस यात्रा में दोनों एक दूसरे से अपना टूटा हुआ अतीत पाया। दोनों ने एक दूसरे को अपना टूटा हुआ अतीत पाया। रमन लाल शिलोंग वापस आ गए, लेकिन उनके मन में माला की याद हमेशा बनी रही। बार बार वो हर बार उस नंबर पर कॉल करना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई बात उन्हें हमेशा रोक देती थी। शायद उम्र, शायद उनका भय, जैसे कुछ अंदर से उन्हें यह बात सोचने से रोक रहा था। माला के प्रति उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उनकी स्वर्गवासी पत्नी के प्रति थी। वो बार बार दीवार पर पत्नी की तस्वीर को निहारा करते और सोचते कि कितनी समानता है उनकी पत्नी की आंखों में और माला की आंखों। ये भावना उन्हें पहली बार अपनी पत्नी के निधन के बाद महसूस हो रही। एक बार फिर से वो अपनी बेटी के दर्द, अपने साथ हुए अतीत को भूलकर एक अलग तरह की खुशी का अनुभव कर रहे थे। ये खुशी ऐसी थी जिसे वो किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो। लेकिन फिर भी वो सोचते रहे। वो मोटी मोटी आंखें, सफेद साड़ी में हंसती हुई उनकी पत्नी की याद उन्हें सताती थी, जबकि माला की उम्र तो अभी पूरी भी नहीं थी। उसके बालों में अभी भी सफेदी नहीं आई थी, जबकि रमन लाल के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। यही फर्क उन्हें अंदर से सताता, और वो डरते थे कि अगर वो माला को यह बात बताते तो क्या होगा। आज 26 फरवरी थी। इसी दिन उनकी पत्नी का जन्मदिन था। वो हर रोज की तरह चुपचाप अपने बिस्तर से उठे, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने माला जी को कॉल किया और कहा, माला जी, अगली प्रदर्शनी पंजाब के अमृतसर में होगी, क्या आप जाएंगी? माला ने खुशी से कहा, और कहा कि आपके कॉल का ही इंतजार कर रही थी। थोड़ी बातें हंसी में बदल गई और उन्होंने बताया कि जो पिछली बार पैसे मिले थे उन्होंने बच्चों के स्कूल बैग खरीदने में लगा दिए। रमन लाल ने भी कहा कि उन्होंने बच्चों के लिए अंडे और केलों का इंतजाम किया। पिछली बार उनकी बनाई हुई आकृतियां नहीं बिकी थी, लेकिन इस बार पंजाब के दौरे का आयोजन 3 मार्च को था। दोनों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू की, लेकिन रमन लाल के मन में एक असमंजस था। क्या बता वो मुझे अपने पिता जैसा देखती हो, और मैं यहाँ बैठे बैठे अपने मन में कुछ और ही खिचड़ी पका रहा हूँ। ये सब सोचते हुए उनका ध्यान आईने की तरफ चला गया, जहां वो देखते हैं कि उनके बालों में सफेदी है और वो कभी कभी बहुत बूढ़े नजर आते। इसलिए पहली बार वो छाता लेकर बाहर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बारिश होने वाली है। उन्होंने सोचा कि वो एक सैलून में जाएंगे और वहां जाकर बालों को कलर करवाएंगे, और यदि आते वक्त वर्षा हुई यानी बारिश हुई तो छाता निकाल करके अपने बालों को भीगने से बचा लेंगे। लेकिन 58 वर्ष का आदमी अगर सैलून जाता तो उससे पूछता सैलून वाला कि अगर आप बाल कटवाएंगे या दाढ़ी बनाएंगे, लेकिन वो बाल कलर करने के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने कभी कलर करवाया नहीं था। तो वो पूछेगा कि क्यों आप कलर करवा रहे हैं। तो इस असमंजस में वो सैलून नहीं जाते। ओके। सैलून जाते ही हाँ, तो वो एक दुकान को जाते हैं, वहां से एक कलर खरीदा बालों में, हेयर डाई, और उसे अपने घर के टेबल पर रख दिया।
सोचने लगे कि इतने साल सफेद बाल रखे हैं, आज यदि अचानक कलर करूं तो लोग पूछेंगे, एनजीओ के बच्चे भी पूछेंगे, और अगर सफेद ही रखूं, ओके, तो माला जी पूछेंगे कि सर आपने बाल को कलर क्यों करवा लिया। उन्हें डर था कि शायद उसके मन में संदेह उठ जाए कि ये बूढ़ा आदमी सफेद बालों वाला आज अचानक काले बाल करके क्यों आया है। एक 58 साल का आदमी की सोच। रमन लाल ने वही कलर का डब्बा टेबल पर रखा हुआ देखा और उसे देखते रहे और सोचते रहे। सोचने लगे कि एक समय पर वो कितने जवान थे और आज उन्हें ये रंग का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्हें खुद पर अपराध बोध हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, देखो बुढ़ापे में कैसे जवान दिखने की कोशिश कर रहा है। अगर माला उन्हें ऐसे देखती तो उन्हें डर था कि वो सोचेंगे कि उन्होंने जानबूझकर बाल को कलर करवाया है। वो खुद को दोषी मानते और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए सोचते कि अगर वो कहीं उनकी पत्नी कहीं से उन्हें देख रही होती तो क्या वो ये महसूस करेंगे कि वो अपने अकेलेपन में एक साथी को खोज रहे हैं। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी पत्नी की जगह किसी और को दे रहे हैं तो बेहद नाराज हो जाएगी। उनकी पत्नी क्या सोचेगी अगर उसे पता चल जाएगा कि वो किसी के लिए फीलिंग्स रखता है तो। ये सब सोचते सोचते रात के 9 बज गए। उन्हें भूख लगी और उन्होंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया। खाकर चुपचाप वो बिस्तर पर बैठ गए। उनके बालों में अभी भी कलर नहीं था और कल सुबह ही उनकी ट्रेन थी। तो जाहिर है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था बालों को कलर करने के लिए। जब वो ट्रेन के लिए तैयार हो रहे थे, उनका मन बार बार कह रहा था कि वो माला को कॉल करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सही नहीं लगा कि इतनी जल्दी इतनी सुबह एक विधवा महिला को कॉल करना। क्योंकि हाँ, और उनका मन यही सोच सोच कर बेचैन रहा कि वो सिर्फ अकेलेपन से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अपना समय पूरा हो चुका था और रमन लाल अब स्टेशन पर खड़े थे। ट्रेन में चढ़ते वक्त उनके मन में एक बार फिर आया कि अगर अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे कॉल करें तो शायद माला जी से बात हो सके, क्योंकि सुबह अभी इतनी भी नहीं थी कि एक विधवा महिला को कॉल ना किया जा सके। लेकिन फिर वही डर, वही विचार कि माला क्या सोचेगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सीट पर जाकर बैठने का फैसला किया। उनके सामने ही 2 बच्चे आकर बैठ गए, लगभग 22 से 25 वर्ष के, जो एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखते थे। बहुत खुश थे। अचानक रमन लाल को अपनी बेटी का ख्याल आया और उन्हें लगा कि उनकी बेटी भी कभी ऐसे ही प्रेम में पड़ी थी। अगर उन्होंने उस समय वो स्वीकार कर लिया होता तो आज वो इतने अकेले नहीं होते। उनके साथ उनका दामाद होता, उनका परिवार होता। लेकिन आज जब वो खुद किसी से प्रेम कर बैठे हैं तो उन्हें यह अपने बेटी के प्रति अपराध जैसा लगने लगा। बिकॉज ही इज इन लव नाउ, वो अभी किसी से प्रेम करते हैं, तो उन्हें ही अपने बेटी के प्रति अपराध जैसा लगने लगा कि अगर मैं प्यार करता हूँ तो उसके प्यार को मुझे स्वीकार करना चाहिए था। और वह सोचते कि वह अपनी बेटी से नाराज रहने का हक नहीं रखते। जब उन्होंने खुद एक 25 साल छोटी लड़की से, एक महिला से प्रेम कर लिया है, ये सोचते हुए वो खिड़की से बाहर देखते रहे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि माला को भूलना होगा, क्योंकि वो इतने बड़े हैं उम्र में और वो उनसे 25 साल छोटी है। और क्या होगा अगर ये बात उसे पता चल जाए, तो जो बच्ची कुची दोस्ती भी है, जो उनसे बात करके उन्हें अच्छा लगता है, वो भी बंद हो जाएगा शायद। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन जैसे उनके भीतर के विचार की तरह भाग रहे थे। जैसे वो भूलना चाहते थे, तो उसी तरह से पेड़ के पीछे जा रहे थे सब कुछ ट्रेन में। उन्होंने आंख बंद कर ली और खुद से कहा, रमनलाल, ये उम्र इन बातों की नहीं है, तुम्हें संयम रखना होगा। उन्होंने तय किया कि अमृतसर पहुंचकर वो माला से सिर्फ औपचारिक बात करेंगे। स्टॉल, बिक्री, बच्चों के लिए दान, बस भाई, ना उससे अधिक ना उससे कम। लेकिन भूलना क्या इतना आसान था? जितना वह माला को मन से हटाने की कोशिश करते, उतनी ही साफ उसकी मुस्कुराहट सामने आ जाती। सफेद सूती साड़ी में उसका शांत चेहरा, बात करते समय उसकी आंखों का हल्का सा झुक जाना, और वो सरल हंसी
सब कुछ जैसे स्मृति में और गहरा बैठता जा रहा था। उन्होंने अपनी जेब से उसका दिया हुआ छोटा सा कार्ड निकाला, एक क्षण देखा और फिर तुरंत वापस अपनी जेब में रख दिया, मानो खुद को डांट रहे हो। उन्होंने सोचा, ये सिर्फ आकर्षण है, अकेलेपन की उपज है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। एक भीतर से एक धीमी आवाज आई, अगर ये सब अकेलेपन होता तो इतना सम्मान क्यों होता, इतनी झिझक क्यों होती? ये तो कुछ और है रमनलाल। उन्हें अपनी पत्नी की तस्वीर याद आई। क्या सच में वो नाराज होती, या शायद वो ये देखकर शांत होती कि उनका पति फिर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आसान रास्ता चुना, दूरी। मुझे माला से दूरी बनानी होगी। अमृतसर पहुंचने तक उन्होंने मन ही मन कोई कई बार दोहरा लिया था इस बात को कि माला से दूरी यही ठीक है, यही उचित है। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी और भीड़ के बीच उन्हें सफेद साड़ी की एक झलक दिखाई दी तो उनका दिल अनायास तेज धड़कने लगा। लेकिन वो माला जी नहीं थी। भीड़ में सफेद साड़ी की जो झलक उन्होंने देखी थी वो किसी और की थी। फिर भी अब तो वो मन ही मन में उसे माला जी कहने लगे थे। माला जी, यही कहकर वो उन्हें मन के अंदर पुकारते हैं। नाम जैसे उनके भीतर आदर का दूसरा रूप बन गया था। भीड़ धीरे धीरे कम हो गई। सामने बैठे हुए दोनों प्रेमी बच्चे भी अगले स्टेशन पर उतर चुके थे। रमनलाल ने गहरी सांस ली और अपने पैरों को सामने वाली सीट पर फैला दिया और खिड़की से बाहर देखने लगे। तभी एक लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति सामने आकर बैठ गया। उसके बाल भी सफेद थे, करीने से संवारे हुए थे, मीन्स अच्छे से स्टाइल किए हुए थे। उसने कोट टाई पहन रखी थी, कद काठी लगभग रमनलाल जैसी थी, सीधा सधा हुआ व्यक्तित्व। रमनलाल आमतौर पर पुरुषों को इस तरह से ध्यान से नहीं देखते थे, पर उस आदमी को देखकर वह सोच में पड़ गए। देखो, उन्होंने मन ही मन कहा, इसकी उम्र भी कितना इस उम्र में भी कितना सधा हुआ है, बाल सफेद है, फिर भी आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। उन्होंने अचानक अपने टेबल पर रखा हेयर कलर याद आया। उन्हें अचानक अपने टेबल पर रखा हुआ हेयर कलर याद आया। क्या सच में रंग बदल लेने से इंसान बदल जाता है? यह आत्मविश्वास भीतर से आती है। अगर बालों में कलर कर लें तो आत्मविश्वास बस उतना ही काफी है कॉन्फिडेंस के लिए, या फिर अपने अंदर से वो चीज आता है। वो आदमी मोबाइल पर धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा था, शायद अपनी पत्नी से। उसकी आवाज में अपनापन था। रमन लाल के मन में एक हल्की सी टिस उठी, मगर इस बार वो टिस कड़वी नहीं थी। जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन की शाम ढल चुकी थी। लंबी यात्रा के बाद रात के करीब 9 बजे वो अमृतसर पहुंचे। प्लेटफार्म की रोशनी, लोगों की चहल पहल, चाय वाले की आवाज, सब कुछ जीवंत था। पर उनके कदम धीमे थे। दिल में हल्की घबराहट, हल्की उम्मीद। स्टेशन से बाहर निकलकर ही वह सीधे अपने ठहरने की जगह जाने के बजाय पास की एक कपड़ों की दुकान में चले गए। जाने क्यों? शायद अपने भीतर से संकोच को ढकने के लिए, शायद एक नई शुरुआत की आहट के लिए। दुकान में कई कोट टंगे हुए थे, काले, भूरे, नीले। उनकी नजर एक बैगनी रंग के कोट पर जाकर टिक गई। बैगनी रंग का कोट, गहरा सधा हुआ बैगनी। उनकी बेटी को यह रंग बहुत पसंद था। बचपन में वो कहती थी, पापा पर्पल सबसे सुंदर रंग होता है, इसमें शांति भी है और खुशी भी। सबसे सुंदर रंग। रमनलाल ने वो कोट को हाथ में लिया, उंगलियां कपड़ों पर फिराई। पत्नी के जाने के बाद शायद यह पहला कपड़ा था जो उन्होंने अपने लिए खरीदा था। 3 साल में उन्होंने कोई कपड़े नहीं खरीदे। इतने वर्षों में उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। जो कमाया बच्चों की पढ़ाई, दान, स्कूल, यात्राओं में लगा दिया। कोट पहनकर जब वह आईने के सामने खड़े हुए तो उन्हें अपना चेहरा नया सा लगा। देखिए, बाल अभी भी सफेद थे, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां थी, पर बैंगनी रंग उनके चेहरे पर एक अलग सी गरिमा ला रहा था। उन्हें अपनी बेटी याद आई।
ना जाने कब से उनके भीतर का गुस्सा पिघल चुका था। आज पहली बार उन्होंने महसूस किया कि शायद वो माला को भी किसी खोई हुई अपनापन की तरह अपने की तरह ही देखने लगे हैं। प्रेम और ममता के बीच का कोई भावना। हाँ, उन्होंने धीरे से खुद से कहा, शायद मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानने लगा हूँ, या शायद उससे भी कुछ अलग। रमनलाल अभी इस सोच में उलझे बैठे थे कि मोबाइल अचानक कांप उठा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था। उन्होंने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। हेलो, चतुर्वेदी जी। आवाज घबराई हुई थी। माला जी, मेरा बैग। माला जी, वो कहते माला जी, तो माला उधर से कहती है मेरा बैग बस स्टैंड पर किसी ने चुरा लिया। मोबाइल, पैसे, किताबें, सब कुछ जो भी था सब चोरी हो गया। मैं पीसीओ से फोन कर रही हूँ, गेट नंबर 3 के पास खड़ी हूँ। रमनलाल का दिल जैसे एक पल को थम गया। सोचने का समय नहीं था। बैगनी कोट कंधे पर रख लिया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। रिक्शा लेकर सीधा बस स्टैंड पहुंचे। गेट नंबर 3 के पास माला खड़ी थी, चेहरे पर चिंता, हाथ खाली। वो पहली बार उन्हें असहाय लगी। कुछ मिला? रमनलाल ने धीरे से पूछा। माला ने सिर हिला दिया। सब चला गया। चलिए, उन्होंने बिना और कुछ पूछे कहा, पहले यहाँ से निकलते हैं। दोनों प्रदर्शनी स्थल की ओर लौटे। रास्ते भर रमनलाल को अपने कोट के भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था, जैसे आज उन्हें सचमुच किसी के लिए खड़ा होना है। माला ने चलते चलते हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आप ये कोट ट्रेन में पहन कर आए? रमनलाल थोड़ा झेप गए, शर्मा गए। नहीं, ट्रेन में तो कुर्ता पायजामा था। वो बैग में है। ट्रेन में कुर्ता पैजामा ज्यादा आरामदायक होता है, माला ने सहजता से कहा। जी, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर कभी कभी आदमी आराम से ज्यादा हिम्मत पहन लेता है। माला ने उन्हें एक क्षण देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। प्रदर्शनी के पास होटल ढूंढने की बारी आई। ज्यादातर कमरे भरे हुए थे। अंत में एक होटल डॉल्फिन में पता चला कि सिर्फ एक कमरा खाली। दोनों के चेहरे पर एक साथ झिझक उतर गई। रमनलाल तुरंत बोले, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दूर कहीं देख लेता हूँ। लेकिन माला ने धीरे से कहा, सिर्फ 2 दिन की बात है और कमरा प्रदर्शनी के पास है। पैसे भी अभी मेरे पास नहीं है। आप इतना और मत भागिए, बस आराम के लिए ही तो चाहिए। उनकी आवाज में आग्रह से ज्यादा व्यवहारिकता थी। रमनलाल कुछ पल चुप रहे, फिर रिसेप्शन पर नाम लिख दिया, रमनलाल चतुर्वेदी। कमरे में 2 अलग-अलग बेड थे, फिर भी हवा में हल्की असहजता थी। माला के हाथ खाली थे, ना कपड़े, ना किताबें। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कल इसी साड़ी में जाना पड़ेगा। रमनलाल समझ गया। बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। पास की दुकान से एक साड़ी खरीदी, सफेद रंग। बहुत मन था कि कोई रंगीन साड़ी ले, जैसे कि नीली, हल्की बैगनी, शायद वही रंग जिस रंग का उनका कोट था। पर परिस्थिति की सादगी के आगे उन्होंने सफेद ही चुना। साथ में 34 साइज का ब्लाउज भी ले लिया। जब लौट कर उन्होंने पैकेट माला को दिया तो वो चौंक गई। आपने यह क्यों लिया? तकलीफ क्यों उठाई? मैं पैसे कैसे लौटाऊंगी? मेरी किताबें भी नहीं रही बेचने को। अच्छा होगा मैं अब वापस चली जाऊं। रमनलाल ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा। वापस क्यों जाएंगे? कल आप मेरे साथ स्टॉल पर रहिए। जो भी कमाई होगी उसमें से आपकी वापसी की टिकट भी निकल आएगी। और जो मुनाफा बचेगा उसमें से कुछ आप अपने बच्चों के लिए ले जाइए, अपने एनजीओ के लिए। माला की आंखें भर आई। पर ये सब आपका है। नहीं, रमनलाल ने शांत भाव से कहा, यह हमारा काम है और आज हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं। इसमें हिसाब कैसा? कमरे में एक गहरी चुप्पी उतर आई। झिझक अब भी थी, पर उसके साथ साथ विश्वास भी जुड़ गया था। माला जी ने साड़ी को सीने से लगाया। धन्यवाद, उन्होंने बहुत धीमे से कहा। रमनलाल ने खिड़की की ओर देखते हुए जवाब दिया, धन्यवाद मत कहिए, बस कल साथ दीजिए। उस रात दोनों ने अपने अपने बिस्तर पर लेटे रहे। बीच में दूरी थी, पर मन में एक नई निकटता। रमनलाल ने महसूस किया आज उन्होंने बालों में रंग नहीं लगाया,
पर जीवन में एक नया रंग जरूर आ गया। अगले दिन सुबह सब कुछ पहले की तरह ही हुआ। दोनों ने अपने अपने तरीके से तैयार होकर प्रदर्शनी के लिए निकल की तैयारी की। रमनलाल ने सफेद रंग के ऊपर नीचे जोड़ी वाले कुर्ते पैजामे पहना और माला जी ने अपनी वही नई सफेद साड़ी चुनी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करते हुए अपना सामान व्यवस्थित किया और दिन भर प्रदर्शनी में व्यस्त रहे। लोगों से बातचीत, वस्तुओं की बिक्री और बच्चों के लिए दान, सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। इसी बीच दोनों में उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। एक भरोसेमंद दोस्ती रिश्ते में बदलकर उम्र में लगभग 25 साल का फर्क था, लेकिन रमनलाल जी ने कभी इस रिश्ते की गहराई में बाधा नहीं बनने दी। माला जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखने लगी। एक दिन प्रदर्शनी खत्म होने के बाद जब वे होटल लौट रहे थे, माला ने धीरे से कहा, चतुर्वेदी जी, आप मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझते हैं, पर मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र आपसे ज्यादा नहीं है। क्या कभी आप बस दोस्ती से बढ़कर कुछ सोचते हैं? नहीं, वो कहती है आपकी उम्र मुझसे ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या आप कभी दोस्ती से बढ़कर कुछ सोचते हैं? रमन लाल ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, माला जी, मैं आपको इज्जत करता हूँ और जो भी है ये दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा दिल अभी भी अपनी बेटी का दर्द से लड़ रहा है। माला ने सर हिलाया। हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी दोस्ती को उसी सादगी से बनाए रखा जहां उम्र, समाज और रिश्ते की सारी सीमाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है और एक गहरा भरोसा बन गया। और इसी तरह वह प्रदर्शनी उनके जीवन की आखिरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। 2 दिन की वह संगति एक स्थायी दोस्ती में बदल गई। उम्र का अंतर अब महत्वहीन था। महत्वपूर्ण था विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए उपस्थिति। रमनलाल जब भी समय निकालते माला जी से मिलने चले जाते। कभी उन्हें लकड़ी की नक्काशी के बारीक गुण सिखाते, कैसे साधारण लकड़ी में भी छुपी आकृति को पहचाना जाता। माला जी बदले में उन्हें किताबों की दुनिया से परिचित कराती, नई लेखिकाओं के बारे में बताती, अपने लिखे पन्ने सुनाती और कहती, कहानी भी लकड़ी जैसी होती है तो चतुर्वेदी जी, थोड़ा तराशो तो रूप उभर जाता है। जब मिलना संभव नहीं होता तो फोन पर लंबी बातें हो जाया करती थी। कभी किसी नई प्रदर्शनी की योजना, कभी बच्चों के लिए काम, कभी बस यूं ही जीवन की छोटी बड़ी बातें। उनकी दोस्ती ने दोनों के जीवन में रंग भर दिया, सादगी के, सहयोग के और उस आत्मीय के जो बिना किसी नाम के भी गहरा होता है। प्रदर्शनी चलती रहे, यात्राएं होती रहे, उम्मीदें बनी रहे। रमनलाल की आशा थी कि हाथों की कला कभी ना रुके। माला जी की आशा थी कि शब्दों की लौ जलती रहे और दोनों की साझा आशा थी कि मित्रता यूं ही जीवन भर साथ चले। आशा करता हूँ अमन कुमार यानी मेरी विविध, मैं अपना राइटिंग नेम विविध रखता हूँ, कि ये रचना आपको पसंद आई होगी। ये स्टोरी ऐसा नहीं है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुनते हैं समझते हैं। ये स्टोरी लिखने का मोटिवेशन मुझे मिला जब मैं किसी एक इंसान से मिला जो कि बहुत एजेड था और उसकी बेटी की शादी हो गई थी और उसकी वाइफ अब नहीं है दुनिया में। उसके अंदर का अकेलापन कैसा होता है, उसको उस समय लाइफ में एक पार्टनर मिल सकता है जो उसके उस बोरिंग लाइफ में वो जितने भी साल जिएगा उसमें कुछ कलर्स आ जाए, कुछ खुशियां आ जाए। और इन द अदर हैंड में एक औरत से मिला था जिसका हस्बैंड अब नहीं है दुनिया में। तो दोनों के डिफरेंसेस जो है, दोनों के जो लाइफ है वो करीब करीब सेम है। और उस एज में अपना ये जीवन को अकेले चलाना बहुत बड़ी बात है। लोग समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, सेकंड मैरिज या जो भी, लोग डरते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं ऐसे लोग मिलते हैं तो दोनों में कनेक्शन बनाना हमारा काम है। सोचो अगर दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं तो कहानी कितनी अलग होती है। तो यही मैंने अपनी रचना से ये लिखा है कि अगर दो लोग कनेक्टेड हो जाते तो उनकी आने वाली जिंदगी, भले ही शादी ना हो जो भी, बट एक दोस्ती, एक दूसरे से बातचीत, वही काफी है। तो होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना। जिसके पास ये पहुंचेगा कभी ना कभी, आज या बहुत सालों बाद,
तो कैसा लगा बताना ज़रूर। और मैं भी कभी-कभी आगे सुनूँगा, क्योंकि लिखता हूँ, भूल जाता हूँ, कहीं खो जाता है। और इस चैनल पे शायद अब से कभी न कभी साल में, महीने में जब भी लिखूँगा कुछ न कुछ अपलोड कर दिया करूँ। अच्छा लगा हो आप सबको, थैंक यू। और कहानी में कुछ अगर बदलाव हो आपके हिसाब से, कि मैं तो यहीं तक कहानी एंड कर दिया कि दोस्ती तक। उसके बाद जो होगा वो आपके ऊपर है, आप जैसे सोच सकते हो कि मे बी वो मिल गए या कहीं और चले गए या कुछ भी। आप उसको अब क्रिएटिव वे में कैसे लिख सकते हो, अलग तरीके से आप कैसे करने लगते हो। ठीक है, थैंक यू आप, गुड नाइट।